हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। तो ये वाला जो वीडियो है आपका पार्ट 3 है ऑफ योर क्लास 12th चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी। तो जैसा कि हम क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं और चैप्टर 2 जो है हम ऑलरेडी मैं 2 पार्ट्स रिलीज़ कर चुकी हूँ। उसमें हमने कवर किया था कि व्हाट इज़ सेल्फ, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ पर्सनालिटी और टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, साइकोडायनामिक अप्रोच टू पर्सनालिटी, राइट। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच का। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये वाला जो चैप्टर है इसको कंप्लीट कर दें। तो हो सकता है दैट ये वाला वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, बट मेक श्योर यू वॉच इट कम्प्लीटली, क्योंकि तभी फ़ायदा होगा। एंड आपके पास कोई पेन और कॉपी ज़रूर है जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ ना कुछ लिख के ज़रूर रखें, जो भी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ याद रखने लायक है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस का मैं इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुकी थी। अभी तक नहीं देखी है पुरानी वीडियोस तो वो देख के आइए, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट पोस्ट फ्रॉइडियन जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, दैट इज़ कार्ल यूंग, एम्स एंड एस्पिरेशंस, राइट। तो कार्ल यूंग जो थे उन्होंने ह्यूमन बींग्स को देखा था दैट दे आर गाइडेड बाय देयर एम्स एंड एस्पिरेशंस, ठीक है। बिकॉज इन साइकोडायनामिक थ्योरी यू मस्ट हैव सीन कि फ्रॉइड का पूरा एम्फेसिस था अपॉन आर सेक्सुअल अर्जेस, आर aggression, aggressive tendencies और unconscious thoughts। बट कार्ल यूंग सेड कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमारा पूरा फोकस सिर्फ इन चीज़ों पे ही नहीं है, बट वी आर ऑल्सो गाइडेड बाय द एम्स दैट वी हैव इन आवर माइंड, बाय द एस्पिरेशंस दैट वी हैव इन आवर माइंड। ह्यूमन बींग्स की एक पॉजिटिव इमेज लाने की कोशिश की थी कार्ल यूंग ने, राइट। एंड द थ्योरी ऑफ कार्ल यूंग, द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय कार्ल यूंग इज नोन एज एनालिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, राइट। It can also come as an MCQ that which of the following is a theory of personality given by Carl Jung. So it is analytical psychology, right? Or who gave the theory of personality analytical psychology? So it is the post-Freudian Carl Jung. राइट। सो कार्ल यूंग ने एक और चीज़ क्लेम की थी कि हम सब के अंदर एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस होता है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब कि वो चीज़ें जो हम अपने एंसेस्टर्स से इनहेरिट करते करते अपने अनकॉन्शियस माइंड में लेके आ रहे हैं। एंड ही टर्म्ड देम एज आर्किटाइप्स और प्रीमॉर्डियल इमेजेस, ठीक है। आर्किटाइप्स या प्रीमॉर्डियल इमेजेस का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जैसे गॉड का एक फिनोमिना है, राइट। हमें तो नहीं पता कि हु इज़ गॉड, कौन है भगवान, राइट, बट एक अनकॉन्शियस में हमारी ये चीज़ प्रेजेंट है जिसे हम इनहेरिट करते हुए आ रहे हैं, एंड इट इज़ प्रेजेंट एज एन आर्किटाइप विद इन अस, राइट। दीज आर्किटाइप्स वेयर आर दे फाउंड? दे आर फाउंड इन आर ड्रीम्स, दे आर फाउंड इन आर मिथ्स, दे आर फाउंड इन आर्ट्स ऑफ द मैनकाइंड, ठीक है। जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स होते हैं हमारे इसमें, उसमें भी कभी कभी आर्किटाइप्स मिल जाते हैं, ठीक है, जो हम लेते हुए आ रहे हैं एज अ कलेक्टिव अनकॉन्शियस। जो कुछ मिथ्स जिसे हम कह सकते हैं हम बिलीव करते हैं उसमें आते हैं, हमारे ड्रीम्स में भी कभी कभी आर्किटाइप्स रिप्रेजेंट हो जाते हैं। सो कार्ल यूंग ऑल्सो गिव एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द वेरियस आर्किटाइप्स दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हो, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, हटके है आपके सिलेबस से, बट इफ़ यू वांट तो अपनी नॉलेज के लिए आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके यू कैन रीड। लाइक एक हीरो का आर्किटाइप है तो व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट्स करेजियसनेस, राइट। इनोसेंट आर्किटाइप में दैट मीन्स फेथ, हेल्प्स यू फील ऑप्टिमिस्टिक। तो ये सारे आर्किटाइप्स कार्ल यूंग ने दिए थे एंड ही ऑल्सो टोल्ड अबाउट व्हाट इज़ देयर मीनिंग, हाउ डज इट हेल्प यू इन योर जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द फर्स्ट वन दैट वी हैड टू स्टडी इन पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच। द सेकेंड वन इज़ कैरन हॉर्नाई। नाउ कैरन हॉर्नाई का भी जो पूरा का पूरा फोकस था वो था ऑप्टिमिज्म पे। शी एम्फसाइज्ड ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कि ह्यूमंस जो हैं वो ड्रिवन होते हैं टू ग्रो देमसेल्व्स, टू self actualize themselves, right? They are not just a part of their unconscious mind, they are not just a part of their aggressive tendencies, but humans have more to themselves, ठीक है। तो इन्होंने जो है कैरन हॉर्नाई ने फ्रॉइड का ट्रीटमेंट ऑफ विमेन को भी चैलेंज किया था। व्हाई? बिकॉज इन मैनी इंस्टेंसेज इट हैज़ बीन शोन दैट फ्रॉइड ट्रीटेड विमेन एज इन्फीरियर। इवन दो फ्रॉइड ने काफ़ी सारे PhD स्कॉलर्स विमेन में ही निकाले हैं, बट still there was a lot of inferior treatment that was given by Freud. Also in his theory, Freud का जो psychodynamic theory है उसमें जो भी रिजल्ट्स उन्होंने लिए हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, इट इज़ मोस्टली ऑन मेल्स नॉट ऑन फीमेल्स, राइट। तो कैरन हॉर्नाई के अकॉर्डिंग ईच सेक्स हैज़ एट्रीब्यूट्स टू बी एडमायर्ड बाय द अदर,
ठीक है। फ्रॉइड ने जैसे बोला था कि द विमेन आर जेलस बाय मेन because they possess certain extra biological characteristics that are not present with women, and Freud called it as penis envy। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता रही हूँ, बट कैरन हॉर्नाय ने उस बिलीफ को चैलेंज किया एंड शी सेड कि हर एक जो सेक्स होता है उसके पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो दूसरा जो उसका ऑपोजिट सेक्स है वो उसे एडमायर करे। तो सिमिलरली जो विमेन हैं दे वर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द सोशल and the cultural factors than by the biological factors। So she said that women जो है biological factors से इतना affect नहीं होते जितना they are affected by their social factors, by their cultural factors, because in history we have seen that women have been tormented a lot because of their culture, because of their societies and their social surroundings। So this is what Karen Horney said and challenged Freud's treatment of women as inferior। She also argued on one another thing, and that was that psychological disorders were caused by disturbed interpersonal relationships during childhood। So Karen Horney के अकॉर्डिंग क्या था कि हमें जो है psychological disorders इसीलिए होते हैं because we had certain interpersonal relationships during our childhood which remained disturbed, which were not fulfilled correctly। So this is a viewpoint of Karen Horney। I'm not saying कि यही एक 100% करेक्ट व्यू पॉइंट है या सिर्फ इसी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, बट दिस इज़ व्हाट कैरन हॉर्नाय बिलीव्ड एंड सेड टू द वर्ल्ड इन हर थ्योरी, राइट। देन द थर्ड वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर का नाम आपने पहले भी सुना होगा, राइट। हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज नोन एज इंडिविजुअल साइकोलॉजी। तो एक बेसिक अजम्पशन एल्फ्रेड एडलर की है एंड द बेसिक अजम्पशन इज दैट ह्यूमन बिहेवियर इज पर्पसफुल एंड गोल डायरेक्टेड। ठीक है, वही बात फिर से रिपीट हो रही है कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, हम जो ह्यूमंस हैं जो भी बिहेवियर करते हैं वो एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम गेटिंग अप एंड वॉकिंग अप टू द किचन एंड फिलिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाई एम आई डूइंग इट? क्योंकि मेरा गोल है कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना है, राइट। दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल। हमारे और भी बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं एंड अकॉर्डिंग to Alfred Adler in his individual psychology theory, his basic assumption is कि human behavior जो है वो एक purpose के साथ होता है और एक goal directed behavior होता है। और एल्फ्रेड एडलर का एक और assumption है एंड दैट इज़ that every individual suffers from the feelings of inadequacy and guilt। that means हम सब individuals में according to Alfred Adler कहीं ना कहीं कुछ feelings होती है of guilt, of not being educate enough। तो inadequacy की, guilt की feeling that we often call as inferiority complex। और ये क्यों arise होती है according to Alfred Adler? it arises right from childhood, right। तो ये जो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है इसको ओवरकम करना इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ताकि हमारी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती रहे, हमारा गोल्स जो हैं लाइफ में वो कंप्लीट होते रहे, राइट। सो दिस इज़ व्हाट एल्फ्रेड एडलर सेड। मोटा मोटी यही चीज़ उन्होंने बोली थी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी में एक बेसिक अजम्पशन उन्होंने ली, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था, राइट। और ये एम्फेसिस किया था कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल ग्रोथ, राइट। देन द नेक्स्ट पोस्ट फ्रॉइडियन दैट वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इज़ एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम ने एक सोशल ओरिएंटेशन बेस्ड थ्योरी दी थी, राइट। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन सोशल ओरिएंटेशन। He viewed human beings as social beings who could be understood in terms of their relationship with others। तो जो एरिक फ्रॉम है उन्होंने ह्यूमन बींग्स को कैसे व्यू करना शुरू किया? ही बिगैन टू व्यू ह्यूमन बींग्स एज समबडी जो सोशल बींग्स हैं, जो दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दूसरे ह्यूमन्स के साथ रिलेशन रखते हैं, एंड ही थॉट दैट दीज ह्यूमन बींग्स हु कैन बी व्यूड एज सोशल बींग्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली वाया देयर रिलेशनशिप विद अदर पीपल। कि वो दूसरे लोगों के साथ कैसा रिलेशन रख रहे हैं उससे हम ह्यूमन बींग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक बेटर तरीके में, राइट। देन ही ऑल्सो आर्ग्यूड
कि जो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ जैसे कि ग्रोथ है या रियलाइजेशन ऑफ वन्स ओन पोटेंशियल है वो किन चीज़ों से आता है. दैट कम्स फ्रॉम अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम. जब ह्यूमंस को एक डिज़ायर होती है फ्रीडम की, व्हेन दे स्ट्राइव फॉर जस्टिस एंड फॉर ट्रूथ, देन दे ग्रो, देन दे रियलाइज देयर पोटेंशियल. तो अगर आप नोटिस करोगे तो जितने भी हमारे पोस्ट फ्रॉइडियंस हैं हु हैव मूव्ड अवे फ्रॉम फ्रॉइड एंड इवेंचुअली डेवलप्ड देयर ओन थ्योरीज, उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है ऑन ह्यूमन ग्रोथ, on human potentialities, on you know the realization of goal directed behavior which is not just based on their unconscious thoughts or their aggressive tendencies, right? तो ये था एरिक फ्रॉम के बारे में. एंड द नेक्स्ट वन इज एरिक एरिक्सन हु गेव अ वेरी वेरी फेमस थ्योरी ऑन सर्च फॉर आइडेंटिटी, राइट? अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन, उन्होंने डेवलपमेंट को कैसे व्यू किया था. ही व्यू डेवलपमेंट एज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जैसा कि देखो फ्रॉइड ने तो बोल दिया था कि जो ह्यूमन का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो बाय 5 years ऑफ एज कंप्लीट हो जाता है एंड आफ्टर दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग. ही वॉज वेरी रिजिड इन हिज व्यू पॉइंट्स, राइट? बट एरिक एरिक्सन ने बोला कि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. थ्रू आउट आवर लाइफ वी कीप ऑन डेवलपिंग, वी कीप ऑन चेंजिंग सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ आवर पर्सनैलिटी, वी कीप ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सम ऑफ आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट? और ईगो आइडेंटिटी हैज़ अ सेंट्रल प्लेस इन दिस प्रोसेस. ईगो आइडेंटिटी मतलब एक सेंस ऑफ बिलीफ अबाउट वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड वॉट इज़ मॉरली राइट, ठीक है? वो आपकी एक ईगो रियलिटी हो जाती है, योर ओन रियलिटी, वॉट यू बिलीव इज़ राइट, ठीक है? एरिक एरिक्सन ऑल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस ऑफ एडोलेसेंट एज, कि जब बच्चे एडोलेसेंस या टीनेजर्स की एज में आते हैं तो उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ता है. एंड एरिक एरिक्सन सेड दैट ये आइडेंटिटी क्राइसिस को ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट अ पर्सन कैन ग्रो, राइट? ही ऑल्सो आर्ग्यूज़ कि जो यंग लोग हैं, यंग पीपल है, दे मस्ट जनरेट अ सेंट्रल पर्सपेक्टिव फॉर देमसेल्व्स एंड अ डायरेक्शन दैट कैन गिव देम अ मीनिंगफुल सेंस ऑफ यूनिटी एंड पर्पस. दैट मीन्स कि जो यंग लोग हैं उनको शुरुआत से ही एक अपने माइंड में पर्सपेक्टिव, एक अपने माइंड में डायरेक्शन लेके चलना चाहिए जो उनको एक मीनिंगफुल सेंस दे कि क्या पर्पस है मेरे लाइफ का, एंड दैट हेल्प्स देम टू ग्रो एंड इन्हांस देयर बीइंग, राइट? तो हर एक चीज़ यहाँ पे ग्रोथ से रिलेटेड है. नाउ वी ऑल्सो हैव सर्टन क्रिटिसिजम्स. हमने 5 पोस्ट फ्रॉइडियंस के बारे में स्टडी किया अभी, बट एज वी वर स्टडिंग साइकोडायनामिक थ्योरी, और पूरी साइकोडायनामिक थ्योरी पार्ट 2 वाली जो वीडियो थी उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो देर आर सर्टन क्रिटिसिजम्स, ठीक है? हर एक थ्योरी की कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म निकल के आती है. लेट अस सी व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स ऑफ साइकोडायनामिक थ्योरी. सो सबसे पहले तो ये है कि साइकोडायनामिक थ्योरी बहुत ज़्यादा बेस्ड है केस स्टडीज़ में. अब केस स्टडीज़ क्या होती है हम पहले ही कवर कर चुके हैं पहले चैप्टर 1 में, राइट? केस स्टडीज़ होता है कि एक इंडिविजुअल के ऊपर डिटेल्ड स्टडी हो. तो वी ऑल आर यूनिक इंडिविजुअल्स, है ना? हम सब यूनिक इंडिविजुअल्स होते हैं. तो ऐसा तो नहीं है कि एक इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं जनरलाइज करके दूसरे इंडिविजुअल में भी घुसेड़ दूँ. नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? So therefore, the theories of psychodynamic approach is based largely on case studies. वो case studies से ही ज़्यादातर अपनी theories बना रहे हैं. That is why it becomes a criticism कि हम इतना ज़्यादा generalize नहीं कर सकते उस चीज़ को, right? Second criticism is that they use a very small and atypical sample for advancing generalization. Small क्यों है? क्योंकि number 1 वो case studies पे focus कर रहे हैं. Atypical because largely they are drawing on from a male oriented sample. They are not including other genders, ठीक है? फिर थर्ड क्रिटिसिज्म है दैट द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड. बहुत वेग डेफिनेशंस दे दी है कुछ कॉन्सेप्ट्स की और उनको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है. एंड द फोर्थ क्रिटिसिज्म इज दैट फ्रॉइड हैज़ यूज्ड मेल्स एज द प्रोटोटाइप ऑफ ऑल ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. फ्रॉइड ने बहुत ज़्यादा अपना सैम्पल ड्रॉ किया है मेल्स से और उन्होंने मेल्स जो मेल का जेंडर है उसी को ले लिया है एज the complete human personality development, right? He overlooked the female experiences, he overlooked the other gender experiences and perspectives, ठीक है? तो ये बात है जो एक important चीज़ है.
राइट तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हो गए आपके साइकोडायनामिक थ्योरी के बारे में. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अप्रोच बाय विच वी कैन स्टडी पर्सनालिटी. अभी तक हमने टाइप अप्रोच कवर किया है, ट्रेट अप्रोच कवर किया है, साइकोडायनामिक अप्रोच भी अब कवर हो गया. नाउ द फोर्थ अप्रोच इज़ योर बिहेवियरल अप्रोच. ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच क्या कहता है? जो बिहेवियरिस्ट होते हैं दे फोकस ऑन लर्निंग ऑफ स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कनेक्शंस एंड द रीइंफोर्समेंट. अब स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस इज एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट. ठीक है, कुछ भी चीज़ जो आपकी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है आप उसे स्टिमुलस बोल सकते हैं. रिस्पॉन्स क्या होता है? जो चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसके टूवर्ड्स आप क्या बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स. तो फॉर एग्जांपल अगर अभी इसी वक्त कोई आपकी आंखों के सामने आके ज़ोर से हाथ ऐसे मारे तो यू विल ब्लिंक योर आइज सडनली. तो जो ज़ोर से कोई हाथ आपकी आंखों के सामने से लाया दैट विल बिकम अ स्टिमुलस बिकॉज दैट वाज समथिंग प्रेजेंट इन योर एनवायरनमेंट. और जो आपका रिस्पॉन्स था कि आपने तुरंत अपनी आंखें बचाने के चक्कर में यू ब्लिंक्ड योर आइज एंड मे बी यू ऑल्सो रेज्ड योर हैंड, दैट वॉज योर रिस्पॉन्स. तो बिहेवियरिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कनेक्शन में और कैसे इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स के कनेक्शन को रीइंफोर्स किया जाए. ठीक है, रीइंफोर्स मतलब कि उसका एप्रिसिएशन करके हम उस चीज़ को स्ट्रेंथन कर सकें. सो अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट पर्सनैलिटी इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द इन्वायरमेंट. तो बिहेवियरिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारी पर्सनैलिटी ना तो कोई अनकॉन्शियस थॉट से ड्रिवन होती है ना ही हमारे चाइल्डहुड से इन्फ्लुएंस्ड होती है, बट दे फील कि हमारी जो पर्सनैलिटी है वो हमारा रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट. कि इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, कैसी रीइंफोर्समेंट हो रही है, कैसा रिस्पॉन्स आप उस इन्वायरमेंट की चीज़ों को दे रहे हैं, दैट फॉर्म्स योर पर्सनैलिटी. तो इसका एक एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी की. एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम सबको पता है कि जैसा आप पिक्चर में भी देख रहे हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं इसको खाने में बहुत ज़्यादा टैंट्रम्स शो करते हैं. राइट, दे शो अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स दैट आई डोंट वांट टू ईट दिस ग्रीन वेजिटेबल्स, मुझे नहीं खाना ये वो. राइट, बट इनिशियली वो कैसे खाना शुरू करते हैं? दे बिगिन टू ईट बिकॉज पेरेंट्स उनको थोड़ा सा टेस्ट कराते हैं और फिर वो जब उस एक बाइट को कंप्लीट कर लेते हैं तो पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को. राइट, मे बी क्लैप करे कि वेरी गुड, दिस बॉय इज़ अ गुड बॉय क्योंकि इसने पूरी वेजिटेबल्स कंप्लीट की है अपनी. तो वो जो एक इनिशियल एप्रिसिएशन होती है पेरेंट्स से, राइट, पेरेंट्स से जो एप्रिसिएशन मिलती है बच्चे को, उस एप्रिसिएशन के एंटिसिपेशन में वो बच्चा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना शुरू कर देता है. एंड ग्रेजुअली क्या होता है? ग्रेजुअली द पर्सन बिगिन्स टू लाइक द टेस्ट ऑफ दोज वेजिटेबल्स. उस बंदे को थोड़ा डेवलप हो जाता है वेजिटेबल्स का टेस्ट एंड द पर्सन बिगिन्स टू ईट इट क्योंकि अब उसे एक हैबिट हो गई है उस वेजिटेबल को खाने की. राइट, तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल अप्रोच इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो लोग? दे एक्सप्लेन इट कि ये जो बिहेवियर था ऑफ ईटिंग द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इट वॉज लर्नड बाय अ स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिएक्शन जिसको रीइंफोर्स किया बाय द एप्रिसिएशन गिवन बाय पेरेंट्स. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है बिहेवियरिस्ट अप्रोच का आपके. अब अगली अप्रोच है जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच में एक और चीज़ है. ये थ्योरीज़ आपने शायद पहले भी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आगे मैं इस पे इंडिविजुअल वीडियोस भी रिलीज़ कर सकती हूँ इफ़ यू वांट. और ऑलरेडी भी कुछ वीडियोस जो 45 डेज़ का मैराथन चलाया था उसमें ऑलरेडी इन चीज़ों पे वीडियोस रिलीज़ हो चुकी हैं. तो इफ़ यू वांट तो उस प्लेलिस्ट को जाके ज़रा देखें और वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड दीज थ्योरीज़ बेटर. ठीक है, तो 3 थ्योरीज़ हैं जो बिहेवियरल अप्रोच पर ही बेस्ड है. व्हाट आर दीज 3 थ्योरीज़? एक है क्लासिकल कंडीशनिंग गिवन बाय इवान पी पावलोव. ठीक है, एक है इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं गिवन बाय B.F. स्किनर, और एक है आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग गिवन बाय एल्बर्ट बंद्यूरा. ठीक है, तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का आपका ये हो गया है, B.F. स्किनर की लर्निंग थ्योरी का ये आपका डायग्राम है और क्लासिकल कंडीशनिंग का ये आपका डायग्राम है जिसमें डॉग्स को यूज़ किया गया था एज पार्टिसिपेंट्स. राइट, सो दीज आर द 3 थ्योरीज जो बिहेवियरल अप्रोच में बेस्ड है. आपकी बुक में इस पे ज़्यादा डिस्कशन इस चैप्टर में नहीं है, देयरफॉर आई एम नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट इट राइट नाउ. बट अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं. राइट, चलिए अब अगली अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट इज़ नोन एज द कल्चरल अप्रोच. कल्चरल अप्रोच क्या करता है? It attempts to understand your personality in relation to the features of ecological and cultural environment. तो आपका जो cultural environment है
इन्वायरमेंट के क्या फीचर्स हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कल्चरल अप्रोच, एंड इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी इन रिलेशन टू दीज कल्चरल इन्वायरमेंट, राइट। तो जैसे कि आपका क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर लैंड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ योर हैबिटेट, क्या अवेलेबिलिटी है फूड की ईजीली या नहीं है, राइट। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो लोग परस्यू करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड फीड देयर themselves, राइट। क्या सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अराउंड, कैसे डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता है, काम को कैसे बांटा जाता है सोसाइटीज़ में, चाइल्ड को कैसे रियर किया जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये कल्चर स्पेसिफिक होती है, राइट। इन डिफरेंट कल्चर्स देर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन डिफरेंट कल्चर्स पीपल हैव डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स, पीपल हैव डिफरेंट चाइल्ड रियरिंग फैसिलिटीज़, पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग मनी। हर एक कल्चर का अलग एक तरीका होता है, एंड द कल्चरल अप्रोच सेज कि ये जो डिफरेंट वेज होते हैं इन विच द कल्चर डिफर्स, दैट डिटरमाइंस आवर पर्सनैलिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, और उसका हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, राइट। पीपल डेवलप वेरियस पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ सो दैट दे कैन अडेप्ट टू देयर कल्चर, देयर इकोलॉजी एंड देयर ग्रुप्स लाइफ, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दिया हुआ है। तो ये जो पिक्चर 1 है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, ठीक है। और ये जो पिक्चर 2 है, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी। तो जो आपकी हंटिंग गैदरिंग सोसाइटीज़ होती है उनको एक मूवमेंट करना पड़ता है, राइट। दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैव टू कीप ऑन मूविंग इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ शेल्टर। तो उस वजह से क्या होता है कि उनके जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड, वो अपने बच्चों को शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देते हैं टू मूव अराउंड इन द फॉरेस्ट फ्रीली, टू लर्न हंटिंग एंड गैदरिंग स्किल्स, ठीक है। वो ऐसे पीछे पीछे नहीं जाते, पेरेंट्स उनके ज़्यादा बच्चों के पीछे पीछे नहीं जाते, दे गिव अ फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रन टू लर्न एंड मूव अराउंड इन द फॉरेस्ट, राइट। तो इस सब से क्या होता है कि जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनता है। द चाइल्ड बिकम्स वेरी इंडिपेंडेंट, द चाइल्ड बिकम्स वेरी ऑटोनॉमस, द चाइल्ड कैन मेक their decision by themselves, right। वो एक अचीवमेंट ओरिएंटेड एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, दैट मीन्स दे कैन फेस अ लॉट ऑफ फियर्स एंड दे कैन सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फॉरेस्ट, है ना। तो उस सब चीज़ों से उनकी पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस होती है, एंड देयर पर्सनैलिटी बिकम्स मोर अचीवमेंट ओरिएंटेड, मोर ऑटोनोमस एंड मोर इंडिपेंडेंट। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ होती हैं, अब एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ को तो इधर से उधर मूव करने की ज़रूरत है नहीं, वेयर देयर फार्म इज़ दे हैव टू स्टे ओवर देयर ओनली। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में बच्चों को ओबीडियंस सिखाया जाता है, दैट दे शुड ओबे देयर एल्डर्स, दैट दे शुड बी नर्चरेंट टू देयर यंगस्टर्स, कि उनसे जो छोटे बच्चे हैं उनकी केयर करना, अपने एल्डर्स को ओबे करना, राइट, रिस्पॉन्सिबल बनना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स देन become a very prominent part of the personality of people who are coming from agricultural societies। तो ये आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा है कि कैसे एक कल्चर दूसरे कल्चर से डिफर करता है, बिकॉज ऑफ विच एक चाइल्ड की पर्सनालिटी अलग होती है और दूसरे चाइल्ड की पर्सनालिटी अलग होती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंसेस ऑफ कल्चर, राइट। तो यही चीज़ आपकी कल्चरल अप्रोच भी स्टडी करने की कोशिश करती है। देन द नेक्स्ट अप्रोच इज़ योर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जो फाउंडर्स हैं या पायोनियर्स जिन्हें हम कह सकते हैं, दे आर कार्ल रॉजर्स एंड एब्राहम मैस्लो, ठीक है। कार्ल रॉजर्स और एब्राहम मैस्लो हैं जो इस अप्रोच के पायोनियर हैं। अब कार्ल रॉजर्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। कार्ल रॉजर्स ने डेफिनेशन दी थी ऑफ अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन, ठीक है। फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन की डेफिनेशन वाज गिवन बाय कार्ल रॉजर्स एंड ही हैड 2 बेसिक अजम्पशन। क्या बेसिक अजम्पशन थे कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है, राइट। और दूसरा अजम्पशन था कि जो लोग innately good हैं, by birth the people who are good, they will always choose adaptive self-actualization behavior। that means they will always choose a behavior जो कि उनके लिए prosperous हो, जो कि उनकी growth में help करे, ठीक है, और जो कि adaptive हो to the environment they are living in। तो कार्ल रॉजर्स की जो थ्योरी है वो अज्यूम करती है दैट जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ एक्चुअलाइजिंग और इन द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग एंड फाइंडिंग द ट्रू सेल्फ। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था आइडियल सेल्फ का,
ठीक है। आइडियल सेल्फ क्या होता है? सेल्फ दैट अ पर्सन वुड लाइक टू बी। तो हम सबके मन में हमारे लिए हमारी एक इमेज होती है जैसा हम बनना चाहते हैं, राइट, दैट आई वांट टू बी लाइक दिस, आई वांट टू इनकलकेट दीज हैबिट्स। तो उस सेल्फ को हम बोलते हैं आइडियल सेल्फ, ठीक है। और एक होती है आपकी रियल सेल्फ। रियल सेल्फ होती है कि कैसे आप करंटली हो, आइडियल सेल्फ होती है कि कैसा आप बनना चाहते हो। तो अगर इस आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में कॉरेस्पॉन्डेंस है, दैट मीन्स काफ़ी हद तक आपकी रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ इक्वल है, देन द पर्सन इज़ जनरली हैप्पी। बट अगर कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन योर आइडियल एंड रियल सेल्फ, दैट मीन्स कि आपकी आइडियल सेल्फ बाई चांस नॉर्थ पोल है और आपकी जो रियल सेल्फ है वो साउथ पोल है, अगर इतना डिफरेंस आपकी आइडियल और रियल सेल्फ में है, देन अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स द पर्सन इज़ यूजुअली वेरी अनहैप्पी एंड वेरी डिससैटिस्फाइड, राइट। तो अगेन कार्ल रॉजर्स का भी व्यू यही है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ना कि एक ऐसा प्रोसेस जो सिर्फ 5 years ऑफ एज तक चले। ही थिंक्स दैट इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स वो कहते हैं कि जब हमारी सोशल कंडीशंस पॉजिटिव होती है, दैट मीन्स हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारी जो सोसाइटी है, जब वो सारी कंडीशंस हमारे लिए पॉजिटिव होती है, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ एस्टीम है, वो दोनों के दोनों हाई होते हैं। बट व्हेन आवर सोशल कंडीशंस आर नेगेटिव, कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक इवेंट्स देखे अपने लाइफ में या कुछ भी ऐसा, देन देर आर चांसेस कि हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ एस्टीम लो हो। अगेन दिस इज़ अकॉर्डिंग टू कार्ल रॉजर्स, ठीक है। And atmosphere of unconditional positive regard must be created to ensure enhancement of people's self-esteem and self-concept. तो एक इंसान के सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्हांस करने के लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसमें अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हो। अनकंडीशनल मतलब जिसमें कोई कंडीशंस ना हो, वेर इन द पर्सन इज नॉट गेटिंग जज्ड फॉर वट एवर द पर्सन हैज़ डन, राइट, द पर्सन इज बीइंग एक्सेप्टेड फॉर हु दे एक्चुअली आर। तो कार्ल रॉजर्स ने एक थेरेपी दी थी जिसको बोलते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। तो ये जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है उसमें यही अटेम्प्ट किया जाता है कि एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो है क्लाइंट के लिए क्रिएट किया जाए, सो दैट उनका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट इंक्रीज हो एंड दे आर एबल टू सॉल्व देयर लाइफ प्रॉब्लम्स मोर ईजीली, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एब्राहम मैस्लो, द सेकेंड पायोनियर ऑफ योर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। एब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, ये आपका डायग्राम है, ठीक है। ही सेड कि सबसे बेसिक नीड जो हमारी होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग एंड रिप्रोडक्शन। ये सारी चीज़ हमारी बेसिक नीड्स होती है, राइट। अगर हमें यही नहीं मिलेगा देन वी विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, ये एब्राहम मैस्लो कहते हैं, राइट। सो ही सेड कि नंबर 1 पे हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स आते हैं, बिल्कुल बेसिक। देन वी हैव आवर सेफ्टी नीड्स, कि भाई कहाँ पे हम रह रहे हैं वो शेल्टर ईजी हो, राइट, रिसोर्सेज हो, एक प्रॉपर्टी हो, हेल्थ हो सही से। देन द थर्ड वन इज़ योर लव एंड बिलोंगिंग, कि एक फ्रेंडशिप हो, इंटीमेट फीलिंग हो, कुछ कनेक्टेडनेस हो। द फोर्थ hierarchy in Abraham Maslow's hierarchy of needs is of esteem, right. The people demand some kind of respect, some kind of status in the society, recognition, right. And the final and the highest of all is self actualization, desire to become the most that one can be, कि आपकी जो भी स्किल है उसको एकदम बहुत ज़्यादा रिफाइन कर लो at the most level as it can be, that is self actualization. तो एब्राहम मैस्लो ने ये हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था। Now what is self actualization? State in which people have reached their own fullest potential, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा ही है, राइट। अगेन एब्राहम मैस्लो का भी एक काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव व्यू था पीपल को लेके, राइट। ही सेड दैट पीपल हैव द पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग लव, फॉर स्प्रेडिंग जॉय इन द वर्ल्ड, फॉर डूइंग सम क्रिएटिव वर्क, ठीक है। नाउ एब्राहम मैस्लो ने एक ये भी डेफिनेशन दिया था कि एक हेल्दी पर्सन कौन होता है, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑफ अ हेल्दी पर्सन। तो इस वीडियो के साथ मैंने इस चैप्टर के नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से वो बने हैं, राइट। तो उस हैंड रिटन नोट्स की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उस लिंक को खोलोगे आप तो आपको ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे ऑफ हु इज़ अ हेल्दी पर्सन। सो दिस इज़ योर होमवर्क। मैं चाहती हूँ थोड़ा बहुत एफर्ट आपको पुट करना है अब इस बारी। आई एम नॉट गोइंग टू फीड एवरीथिंग थ्रू दीज वीडियोज़, तो ताकि मैं इंश्योर कर सकूँ कि आप वो नोट्स भी पढ़ रहे हैं,
एफर्ट डाल रहे हैं, तो दिस इज़ अ लिटिल होमवर्क जो मैंने आपको दिया है कि उस नोट्स को जाके आप खोलिए और यहाँ तक आइए, हु इज़ अ हेल्दी पर्सन वाला जो पॉइंट होगा, और उसमें जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी कीजिए। कुछ अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑल्सो यू कैन रीच आउट वाया इंस्टाग्राम और वाया ईमेल, वहाँ पे भी आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। हमने अप्रोचेस टू स्टडी पर्सनैलिटी तो कवर कर लिया है, अब हमें स्टडी करना है कि हम पर्सनैलिटी को असेस कैसे कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट का एक डेफिनेशन यहाँ पे है, इट रेफर्स टू द प्रोसीजर्स यूज्ड टू इवैल्यूएट और डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं टू इवैल्यूएट पीपल और डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल कि लोग कैसे अलग हैं, लोग कैसे सिमिलर हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सारे प्रोसीजर्स को हम बोलते हैं असेस करना। ठीक है, now what is the goal of assessment? To understand behavior, to predict behavior with minimum error and maximum accuracy. तो हम सब बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं जिसमें एरर बहुत कम हो और जो हमारी एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा हो, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द गोल ऑफ असेसमेंट इज़, राइट। वी ट्राई टू स्टडी व्हाट अ पर्सन जनरली डज और हाउ दे बिहेव इन अ गिवन सिचुएशन। ऑल्सो असेसमेंट यूज़फुल क्यों है? असेसमेंट इज़ यूज़फुल फॉर डायग्नोजिंग, कि अगर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है किसी को तो वो डायग्नोज हो जाता है। ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए असेसमेंट यूज़फुल है, प्लेसमेंट के लिए, काउंसलिंग के लिए, और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं असेसमेंट के। सो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी दिस पार्ट, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, राइट। तो what are the techniques by which we can assess personality? कुछ टेक्निक्स हैं जिनको अभी हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे आते हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स क्या होते हैं? दे आर स्ट्रक्चर्ड का मतलब उनका एक डिफाइंड फॉर्मेट होता है। दे आर स्ट्रक्चर्ड मेजर्स दैट रिक्वायर द सब्जेक्ट्स टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेज यूजिंग अ काइंड ऑफ अ रेटिंग स्केल। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं ना, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर। तो यहाँ पे एक रेटिंग स्केल दिया हुआ है, स्ट्रांगली डिसअग्री, समवट डिसअग्री, नो ओपिनियन, समवट अग्री एंड स्ट्रांगली अग्री। तो एक इंसान को ऐसा एक क्वेश्चनर दे दिया जाता है जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स होती है और उन स्टेटमेंट्स का रिस्पॉन्स देना होता है बाय चूजिंग एनी वन ऑफ द ऑप्शंस आउट ऑफ दीज रेटिंग स्केल्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस क्वेश्चनर को अटेम्प्ट कर रही हूँ और मैं फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ूँ कि आई एम ईजी गोइंग, तो हाउ वेल डू आई अग्री और डिसअग्री टू इट, या मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आई से दैट समवट आई अग्री दैट आई एम ईजी गोइंग, तो मैं इस चीज़ को टिक कर दूंगी। तो सिमिलरली बाकी के भी रिस्पॉन्सेज आप देते हैं, राइट। और जो रिस्पॉन्सेज आपको मिलते हैं दे आर एक्सेप्टेड एट देयर फेस वैल्यू, मतलब जो भी इंसान ने टिक लगाया है उसी चीज़ को ट्रू माना जाता है। सो दिस इज़ हाउ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स वर्क, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स के, कुछ फेमस और कॉमन सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। पहला फेमस और कॉमन सेल्फ रिपोर्ट मेजर है MMPI। MMPI का फुल फॉर्म होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। ये किसने डेवलप किया था? हैथवे एंड मैकिनली ने डेवलप किया था आपका मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, राइट। और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है in identifying the varieties of psychopathology, varieties of disorders that a person might be facing from, right। अब एक रिवाइज्ड वर्जन आ चुका है MMPI का जिसको हम बोलते हैं MMPI 2। ठीक है, ये रिवाइज्ड वर्जन है और आजकल यही यूज़ किया जाता है। इसमें टोटल 567, ठीक है, 567 स्टेटमेंट्स होती है और जो भी सब्जेक्ट जिसको ये एडमिनिस्टर किया जाता है दैट सब्जेक्ट हैज़ टू जज ईच ऑफ द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स फॉर देयर ओन सेल्स, कि क्या ये स्टेटमेंट मेरे लिए ट्रू है या मेरे लिए फॉल्स है, वो उनको खुद के लिए जज करना होता है, राइट। और इस टेस्ट को 10 सब स्केल्स में डिवाइड किया जाता है। ये कौन से 10 सब स्केल्स हैं आपको नोट्स में मिल जाएंगे, राइट। एक इंडियन अडेप्टेशन भी है इस टेस्ट का। इंडियन अडेप्टेशन करना क्यों ज़रूरी है? देखो, क्योंकि ये जो MMPI है ये फॉरेन कंट्री में बना है, राइट। तो अब फॉरेन कंट्री का कल्चर अलग है, देयर ट्रेडिशंस आर डिफरेंट एंड उनके हिसाब से वो चीज़ बनाई गई है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर हम इस टेस्ट को इंडिया में यूज़ कर रहे हैं देन वी हैव टू अडेप्ट इट ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन कल्चर, आवर ओन ट्रेडिशन। तो इस टेस्ट का MMPI सेल्फ रिपोर्ट मेजर जो है इसका इंडियन अडेप्टेशन किया था मलिक एंड जोशी ने, एंड इट इज़ नोन एज JMPI विच इज़ जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और इम्पॉर्टेंट है कि रिवाइज्ड वर्जन को क्या बोलते हैं और उसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं, राइट। और इम्पॉर्टेंट है कि ओरिजिनली MMPI किसने डेवलप किया है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर इज योर EPQ। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। आईसिंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर जो कि डेवलप किया था आईसिंक ने, राइट। What he did was he assessed 2 dimensions of personality through this EPQ, ठीक है। ये जो आईसिंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर है ये 2 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी को असेस करता है। एक है कि इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्टेड, राइट, वेदर द इंडिविजुअल इज इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रावर्ट, और दूसरा है इमोशनली स्टेबल एंड इमोशनली अनस्टेबल, वेदर द पर्सन इज स्टेबल इमोशनली, हैज़ अ कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, और इज इमोशनली अनस्टेबल एंड न्यूरोटिक, राइट। तो these dimensions are characterized by 32 personality traits, जिसमें कुछ source traits होते हैं और कुछ surface traits होते हैं। इस चीज़ को हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर आप उस वीडियो के तीनों पार्ट्स देख लें, राइट। अब एक रिसेंटली थर्ड डायमेंशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले तक तो सिर्फ 2 ही डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी असेस की जाती थी, राइट। अब एक थर्ड डायमेंशन इंट्रोड्यूस की गई है जिसको बोलते हैं साइकोटिसिज्म। साइकोटिसिज्म का मतलब क्या होता है? अ सॉर्ट ऑफ अ लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर्स, ठीक है। एक टेंडेंसी कि जितने भी सोशल रूल्स हैं उनको तोड़ना और दूसरे लोगों के लिए कोई एम्पैथी ना होना, कोई फीलिंग्स ना होना, दैट इज साइकोटिसिज्म, राइट। सो दिस इज अ सेकंड एग्जांपल ऑफ योर सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किसने डेवलप किया है, कितने डायमेंशंस है पर्सनालिटी के जो ये क्वेश्चनर असेस कर सकते हैं, राइट। नाउ द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ अ सेल्फ रिपोर्ट मेजर इज 16PF। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, दिस वॉज डेवलप्ड बाय रेमंड कटेल। रेमंड कटेल ने ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर डेवलप किया था। और इस टेस्ट में क्या होता है, डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। कुछ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स होती है जिसमें सब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करना होता है टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन बाय चूजिंग फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो इट इज़ लाइक कि एक सिचुएशन आपको प्रेजेंट कर दी गई है, कुछ उसके नीचे ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव्स भी दे दिए गए हैं, तो आपको सिचुएशन को समझ के पढ़ के इन कुछ ऑल्टरनेटिव्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट है उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। So this 16PF has been found extremely useful in career guidance, vocational exploration या फिर एक occupational testing कि एक इंसान के लिए कौन सा career suitable होगा, कौन सा occupation suitable होगा, कौन सी extra curricular activities या vocational activities suitable होगी। It has been found extremely useful in this, ठीक है। तो ये एक थर्ड एग्जाम्पल हो गया आपके सेल्फ रिपोर्ट मेजर का। नाउ देर आर ऑल्सो सम लिमिटेशंस ऑफ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। नंबर 1 लिमिटेशन है सोशल डिज़ायरेबिलिटी। अब सोशल डिज़ायरेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट और द सब्जेक्ट टू एंडोर्स आइटम्स इन अ सोशली डिज़ायरेबल मैनर। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स एक सब्जेक्ट को देते हैं और वो सब्जेक्ट वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स पढ़ता है, तो व्हाट द पर्सन यूजुअली फील्स इज, कभी कभी एक सोशल डिज़ायरेबिलिटी आ जाती है कि वो दूसरे लोगों को दिखाने के लिए कि सी हाउ डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स आई हैव, हाउ डिज़ायरेबल पर्सनालिटी आई हैव, वो कुछ ऐसे ऑप्शंस चूज़ कर लेते हैं जो उनके लिए एक्चुअली ट्रू नहीं है। So this becomes a limitation of self-report measure. The second limitation is acquiescence. What is acquiescence? It is the tendency of the subject to agree with items irrespective of their content. ठीक है, चाहे वो content कुछ भी हो, सब में yes 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 टिक करके आ गए। So वो भी एक limitation हो जाती है, because then that will not represent a true attitude of the subject towards those statements. ठीक है, तो ये कुछ limitations हैं जो आपके self-report measures में आ जाती हैं। Now the second technique by which we can assess personality is known as projective techniques. अब क्योंकि सेल्फ रिपोर्ट मेजर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए, उनकी भी लिमिटेशंस हुए, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बने। प्रोजेक्टिव टेक्निक इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। दैट मीन्स इसमें एक्चुअली एक इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी पर्सनालिटी असेस हो रही है, अगर हो रही है तो कौन सा पार्ट ऑफ पर्सनालिटी असेस हो रही है। देयरफॉर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर नोन एज एन इनडायरेक्ट मेथड वेयर इन द सब्जेक्ट डजंट गेट टू नो एग्जैक्टली अबाउट व्हाट इज बीइंग असेस्ड। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड टू असेस द अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स। जो अनकॉन्शियस मोटिव्स है, फीलिंग्स है, उन चीज़ों को असेस करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को डेवलप किया गया था। अब कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है,
स्टिमुलाई मैं पहले ही बता चुकी हूँ स्टिमुलाई क्या होता है. दे आर रिलेटिवली फुल्ली अनस्ट्रक्चर्ड एंड पुअरली डिफाइंड. ठीक है, तो जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होते हैं उसमें जो स्टिमुलाई होते हैं जो कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट चीज़ें होती हैं, या तो वो कुछ रिलेटिवली अनस्ट्रक्चर्ड होती है या फिर वो कम्प्लीटली एकदम अनस्ट्रक्चर्ड होती है, एकदम पुअरली उनको डिफाइन किया गया होता है. ठीक है, द पर्सन हु इज़ बीइंग असेस्ड इज़ यूजुअली नॉट टोल्ड अबाउट द पर्पस ऑफ द असेसमेंट. क्योंकि अगर उनको बता देंगे कि भाई इस चीज़ से आपकी पर्सनालिटी का ये एस्पेक्ट असेस किया जाएगा, तो अगेन ये वाली जो लिमिटेशंस थी सोशल डिज़ायरेबिलिटी की खासकर, ये यहाँ पे आ सकती है. राइट. द थर्ड फीचर इज़ कि पर्सन इज़ इन्फॉर्म दैट देर आर नो करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज. कि कोई भी रिस्पॉन्स जो है ना तो करेक्ट है ना ही इनकरेक्ट है, इसमें हम आपको कोई मार्क्स नहीं दे रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट द पर्सन इज़ इन्फॉर्म्ड इन इट. राइट. द fourth feature is that each response is considered to reveal a significant aspect of personality. जो भी response एक individual देगा वो ये माना जाता है कि वो रिस्पॉन्स उस इंडिविजुअल का एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का एस्पेक्ट निकाल के लाता है, एक रिवील होता है. राइट. और जो स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, दीज आर वेरी लेंथी. ठीक है, और कभी कभी वो सब्जेक्टिव भी हो जाते हैं जिसमें जो भी इंसान स्कोर कर रहा है उन चीज़ों को वो अपने बायसेस ऐड करने का एक लिमिटेशन रखता है. राइट. सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो आपको पता होने चाहिए. अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की एग्जाम्पल देखी, वैसे ही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के भी कुछ एग्जाम्पल हैं. पहला एग्जाम्पल है रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट. ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय हरमैन रोशाक. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और आपको पता होनी चाहिए. अब रोशाक इंक ब्लॉट टेस्ट में 10 इंक ब्लॉट होती हैं, उसमें से 5 इंक ब्लॉट ब्लैक एंड वाइट होती है, 2 इंक ब्लॉट्स एक रेड इंक के साथ होती हैं और 3 इंक ब्लॉट्स जो हैं वो कुछ लाइट पेस्टल कलर्स में होती है. सो इन टोटल देर आर 10 इंक ब्लॉट्स. अब ये ब्लॉट्स होते क्या हैं? दे आर सिमेट्रिकल इन डिज़ाइन, हैविंग अ स्पेसिफिक शेप और अ स्पेसिफिक फॉर्म. एक स्पेसिफिक शेप होता है, एक स्पेसिफिक सिमेट्री होती है ब्लॉट्स की, और हर एक ब्लॉट को प्रिंट किया जाता है ऑन अ वाइट कार्डबोर्ड जिसका साइज़ होता है 7x10. ठीक है, 7x10 का साइज़ होता है उस वाइट कार्डबोर्ड का, और उस वाइट कार्डबोर्ड के सेंटर में उस ब्लॉट को प्रिंट किया जाता है. तो इन ब्लॉट्स को कैसे बनाया गया? राइट. दीज ब्लॉट्स वर ओरिजिनली मेड बाय ड्रॉपिंग इंक ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन फोल्डिंग द पेपर इनटू हाफ. तो सपोजिंगली ये आपका एक पेपर है, यहाँ पे मैंने एक इंक ड्रॉप कर दी. इंक ड्रॉप करने के बाद मैंने इस पेपर को हाफ में फोल्ड कर दिया ताकि ये इंक उस साइड ऑफ द पेपर पे भी आ जाए. एंड दैट इज़ हाउ सम काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ इंक ब्लॉट फॉर्म्स. सो दिस इज़ हाउ ओरिजिनली दीज इंक ब्लॉट्स वर फॉर्म. तो एक मैं आपको फ़ोटो दिखा देती हूँ कि कैसा दिखता है रोशाक इंक ब्लॉट. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. काफ़ी सारे कार्ड्स होते हैं आपके रोशाक इंक ब्लॉट के, ये एक एग्जाम्पल है. तो सपोजिंगली आपके पेपर के इस साइड कुछ इंक डाल दी, इस पेपर को जब आप टर्न करोगे तो वो इंक इस साइड भी आ जाएगी. राइट. तो एकदम मिरर इमेज बन जाती है. तो ये एक इमेज है जिसमें फिर सब्जेक्ट से पूछा जाता है दैट टेल अस व्हाट कैन यू सी. ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इस इमेज में, और देन स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन की जाती है. बट it is not very easy to do the scoring and interpretation of Rorschach ink blot, especially all the projective techniques. उसके लिए years of experience, years of training चाहिए होता है. आजकल आप देखते होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पेशली ऑन दीज इंस्टाग्राम रील्स बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो ऐसी कुछ पिक्चर दिखा देते हैं और बोलते हैं कि अगर आपको इस पिक्चर में एक एनिमल दिख रहा है तो मतलब आपका पर्सनैलिटी ऐसा है, अगर आपको इस पिक्चर में एक फ्लावर दिख रहा है तो आपका पर्सनैलिटी ऐसा है. प्लीज़ डोंट बिलीव ऑन दोज थिंग्स. वो सब मिथ है बिकॉज उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है. इन चीज़ों को असेस करने के लिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग चाहिए होती है एंड वी कैन नॉट जनरलाइज द रिजल्ट्स फॉर एवरीवन. हर एक इंसान के रिजल्ट बेस्ड होते हैं उस इंसान के खुद के पर्सनल हिस्ट्री पे, उस इंसान के खुद के लाइफ सर्कमस्टांसिस पे. राइट. एंड इट रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग. तो उन चीज़ों को जैसे ही आप देखो प्लीज़ रिपोर्ट इट. वी आर ट्राइंग टू एंड द स्टिग्मा. उन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना. राइट. तो आगे चलते हैं. ये जो रोशाक के कार्ड्स होते हैं वो इंडिविजुअली एडमिनिस्टर किए जाते हैं 2 फेजेस में. फर्स्ट फेज़ क्या होता है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर. व्हाट इज़ दिस फेज़ परफॉर्मेंस प्रॉपर? इसमें सब्जेक्ट्स को जो है वो कार्ड्स शो किए जाते हैं और सब्जेक्ट्स को पूछा जाता है कि आपको हर एक कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, व्हाट इज़ इट दैट यू कैन सी. तो हम ये नहीं बोलते कि आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है, आपको कौन सा फ्लावर दिख रहा है. वी जस्ट आस्क that what can you see over here. Now it can be anything on the basis of what the subject is seeing. Right. फिर सेकेंड फेज होती है इंक्वायरी की.
इंक्वायरी में क्या होता है कि अब सब्जेक्ट ने एक रिस्पॉन्स तो दे दिया, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट बोलता है कि मुझे एक फ्लावर नज़र आ रहा है, देन अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ दिस रिस्पॉन्स इज प्रिपेयर्ड, जिसमें सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि आपको कैसे नज़र आ रहा है एक फ्लावर, आप मुझे ट्रेस करके दिखाओ दैट दिस इज़ हाउ यू कैन सी द पेटल्स इन दिस इंक प्लॉट, यहाँ पे आपको उसका स्टेम नज़र आ रहा है, यहाँ पे मे बी लीव्स नज़र आ रही है, आपको कैसे फ्लावर नज़र आया, ऐसा पूछा जाता है, राइट। हाउ एंड ऑन वॉट बेसिस वॉज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मेड, तो हर एक इंक्वायरी की जाती है दैट हाउ द सब्जेक्ट केम टू द decision that they see a particular thing in that ink plot. So these are the two phases in which the cards are administered, right? Then the second example that we can take is thematic apperception test. ठीक है, thematic apperception test डेवलप किया था मॉर्गन एंड म्यूरे ने. दिस इज अगेन अनदर प्रोजेक्टिव टेक्निक. ठीक है, ये टैट बोलते हैं इसको कॉमनली, और इसको डेवलप किया था मॉर्गन एंड म्यूरे ने. इसमें क्या है, 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं और 1 ब्लैंक कार्ड होता है, राइट. तो जैसे रोशाक इंक ब्लॉट में देयर वर 10 इंक ब्लॉट्स, सो इन टैट देयर आर 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स और एक ब्लैंक कार्ड. एवरी पिक्चर कार्ड डिपिक्ट्स 1 और मोर पीपल इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशन. तो ये जो 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स हैं, हर एक पिक्चर कार्ड में या तो एक इंसान को या ज़्यादा लोगों को वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में दिखाया जाता है और हर एक पिक्चर को एक कार्ड पे प्रिंट किया जाता है. नाउ सम कार्ड्स आर यूज्ड विद अडल्ट्स, सम कार्ड्स आर यूज्ड विद चिल्ड्रन. दोनों के लिए अलग अलग कार्ड्स हैं, राइट. और ये जो कार्ड्स हैं इनको एक बारी में प्रेजेंट किया जाता है, 1 एट अ टाइम. पहले एक कार्ड फिर दूसरा, right, and the subject is asked to tell a story describing the situation that is presented in the picture. तो वो जो कार्ड है जिसमें एक पिक्चर प्रेजेंट की गई है, सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो एंड टेल मी व्हाट स्टोरी कैन यू फॉर्म. आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इस पिक्चर में. दे आर टोल्ड टू टेल अ स्टोरी विच डिस्क्राइब्स दैट पिक्चर विच इज शोन इन द कार्ड, राइट. वॉट लेड अप टू द सिचुएशन, आपको क्या लगता है कि ये जो पिक्चर दिखाई गई है वो कैसे हुई, क्या सिचुएशन है इसमें, क्या हो रहा है वहाँ पे इस वक्त, राइट. वॉट विल हैपन इन फ्यूचर अकॉर्डिंग टू यू. वॉट डू यू थिंक कि जो उस पिक्चर में कैरेक्टर्स हैं या लोग हैं वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या थिंक कर रहे हैं, राइट. दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट द सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड, ताकि वो और रिस्पॉन्सेज जो हैं वो दें. तो एक एग्जाम्पल टैट का ये है, ये एक टैट का पिक्चर कार्ड है. तो अगर आपको ये दिखाया जाएगा टैट में तो आपसे पूछा जाएगा दैट ये एक इमेज है जिसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी गई है, 2 इंडिविजुअल्स हैं. तो यू विल बी आस्क्ड कि आपको क्या लगता है इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट. व्हाट आर दीज 2 पीपल फीलिंग एट द मोमेंट, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन द फ्यूचर, व्हाट डू यू थिंक लेड अप टू दिस सिचुएशन, राइट. और ये जो टैट है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसका इंडियन वर्जन of adaptation was done by Uma Chaudhary. ठीक है, Indian adaptation was given by Uma Chaudhary. This is important, इसको भी याद रखना ज़रूरी है, right? The third example of your projective techniques is Rosenweg's picture frustration study, right? रोजनवेग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. इसको डेवलप किया था रोजनवेग ने टू असेस पीपल्स एक्सप्रेशन ऑफ अग्रेशन इन द फेस ऑफ अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. कि उसमें क्या होता है, वो असेस करना चाहते थे कि अगर लोगों को एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में डाल दिया जाए तो उनका एक्सप्रेशन ऑफ अग्रेशन कैसा होगा. विल दे बी अग्रेसिव, अगर अग्रेसिव होंगे तो कैसा एक्सप्रेशन होगा, राइट, इफ़ दे आर प्लेस्ड इन अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. तो इस टेस्ट में क्या होता है, कुछ कार्टून लाइक पिक्चर्स को प्रेजेंट किया जाता है इन अ सीरीज ऑफ सिचुएशंस. अलग अलग सिचुएशंस में कुछ कार्टून पिक्चर्स को प्रेजेंट किया जाता है जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है या फिर एक फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन के ऊपर कुछ कॉल कर रहा होता है, राइट, अटेंशन ड्रॉ कर रहा होता है. सो दिस इज़ व्हाट द स्ट्रेस टेस्ट प्रेजेंट्स, राइट. अब सब्जेक्ट से क्या पूछा जाता है, द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल व्हाट द अदर, दैट मीन्स द जो इंसान ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है उस पिक्चर में, वो इंसान क्या करेगा या क्या कहेगा इस सिचुएशन में. ठीक है, अब जो भी रिस्पॉन्स वो सब्जेक्ट देता है, दोज रिस्पॉन्सेज आर एनालाइज्ड on the basis of what type of aggression the person is showing in their response, what is the direction of their aggression. ठीक है, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी का. ये एक पिक्चर है जिसमें एक कोई लेडी है, यहाँ पे एक बच्चा बहुत अच्छी ये ड्राइंग कर रहा है और यहाँ पे एक इंडिविजुअल आके इस बच्चे को फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश करता है बाय सेइंग दैट यू मस्ट एडमिट दो इट इज़ काइंड ऑफ क्रैप. So this is what the person says and this is a frustrating situation. So the subject will be asked कि इस सिचुएशन में जो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो चुका है वो क्या कहेगा या क्या करेगा when he listens this person say this thing to his drawing. ठीक है.
नाउ एन अटेम्प्ट इज मेड टू एग्जामिन वेदर द फोकस इज ऑन द फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, जो इंसान फ्रस्ट्रेट कर रहा है, उस पे फोकस है सब्जेक्ट का, या फिर फोकस है कि जो फ्रस्ट्रेटेड पर्सन है उसको प्रोटेक्ट करना किसी तरह, या फिर फोकस है कि जो प्रॉब्लम हो रही है उसका एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकाल लेना, राइट. दीज आर सर्टन थिंग्स दैट आर ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन. और इस टेस्ट का इंडियन अडेप्टेशन वॉज गिवन बाय पारेख, राइट. अनदर एग्जाम्पल इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. ये काफ़ी सिंपल टेस्ट है समझने में. इट मेक्स यूज़ ऑफ अ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है. सेंटेंस का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है उसको प्रेजेंट कर दिया जाता है और उसकी जो एंडिंग होती है वो सब्जेक्ट को प्रोवाइड करनी होती है, राइट. तो अब किस टाइप की एंडिंग सब्जेक्ट यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, दैट वुड रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड ऑफ दैट सब्जेक्ट, द मोटिवेशंस एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स. तो फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस दे दिया है जिसकी स्टार्टिंग पोर्शन मुझे दे दिया, माई ग्रेटेस्ट फियर इज, and then there is a dash. I have to fill in to it. Now whatever my response will be, that will be analyzed and that gives certain reflections about my personality. ठीक है. फिर आता है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे. ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट में क्या होता है, दैट द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. तो उनको एक पेपर, एक पेन, इरेजर सब प्रोवाइड कर दिया जाता है एंड द सब्जेक्ट इज सेड दैट यू हैव टू ड्रॉ अ पर्सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. After this drawing, the subject is asked to draw the figure of an opposite sex. ठीक है, अगर एक इंसान ने फीमेल बना दिया, then the person will be asked कि इस सेक्स का ऑपोजिट सेक्स, दैट विल बी अ मेल, उसको आप ड्रॉ करो सेम उसी पेपर पे, राइट. Now finally then after doing all of these drawings, the subject is asked to make a story about the person as if they were a character in a novel or a play. फिर सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आपने ये जो पिक्चर्स ड्रॉ की है इनके बारे में आप एक स्टोरी फॉर्म करो एज इफ़ कि ये लोग किसी कैरेक्टर्स हैं, किसी प्ले के या किसी नॉवल के या किसी मूवी के या किसी बुक के, राइट. यू हैव टू फॉर्म अ स्टोरी ऑफ दीज टू कैरेक्टर्स दैट यू हैव ड्रॉन ऑन योर शीट ऑफ पेपर. तो ये है आपका ड्रॉ पर्सन टेस्ट. However, now there will be some kind of limitations seeing the gender expansions that we are seeing in our society, right. ये properly adaptable नहीं है for every gender, right. तो ये एक limitation हो सकता है draw person test का. Then we have behavioral analysis. Behavioral analysis भी एक टेक्निक होती है by which we can assess the personality of an individual. उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है इंटरव्यू. इंटरव्यू में क्या होता है, it involves talking to the person being assessed and asking questions. तो फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यूअर हूँ, तो मैं जिस भी इंसान की पर्सनैलिटी असेस करना चाहती हूँ, आई विल टॉक टू दैट पर्सन, आई विल आस्क सर्टन क्वेश्चंस सो दैट आई कैन नो मोर अबाउट दैट पर्सन, राइट. अब दो तरीके के इंटरव्यू हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इंटरव्यूअर सीक्स टू डेवलप एन इम्प्रेशन अबाउट अ पर्सन बाय आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं बट वो किसी एक फॉर्म या ऑर्डर में नहीं होते. द इंटरव्यू इज़ ड्रिवन बाय द मैनर इन विच द रिस्पॉन्सेज आर बीइंग रिसीव्ड. ठीक है, कैसे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस डेवलप होते जाते हैं. बट इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू उसमें वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड एंड दे फॉलो अ सेट प्रोसीजर. तो ऑलरेडी एक शीट ऑफ पेपर होता है जिस पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ लिख दिया जाता है. उसी ऑर्डर में वही स्पेसिफिक क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट योर इंटरव्यू विच इज़ अ फॉर्म ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस. दूसरा फॉर्म ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस इज ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ये एक सोफेस्टिकेटेड प्रोसीजर है, राइट. ऑब्जर्व तो हम सब लोग करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक ऑब्जर्वेशन, देन इट बिकम्स अ सोफेस्टिकेटेड प्रोसीजर जिसमें एक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है. जो ऑब्जर्वर होगा उसको ट्रेन करना चाहिए. एक डिटेल्ड गाइडलाइन होनी चाहिए अबाउट हाउ द ऑब्जर्वर इज़ गोइंग टू एनालाइज द बिहेवियर, ताकि वो उस इंसान की पर्सनालिटी को भी असेस कर सके, राइट. Now there are limitations of observation and interviews. Even though observation और interviews काफ़ी अच्छे behavioral techniques हैं पर्सनालिटी को assess करने के लिए, but इनके limitations होते हैं. What are the limitations? Number 1 is कि इंटरव्यू लेने के लिए और ऑब्जर्व करने के लिए बोथ ऑफ देम रिक्वायर अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग. और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए और वो बहुत डिमांडिंग होती है, राइट. सो देयरफॉर इट बिकम्स अ लिमिटेशन. नॉट एवरीबडी हैज़ द एडुकेट अमाउंट ऑफ टाइम एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू गेट दिस प्रोफेशनल ट्रेनिंग.
द सेकेंड वन इज मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, इज द साइकोलॉजिस्ट मेच्योर इनफ टू ऑब्टेन द डेटा वाया दीज ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरव्यू टेक्निक्स, राइट. द थर्ड वन इज मेयर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर में कंटामिनेट द रिजल्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं और कोई इंसान आके आपको ऑब्जर्व कर रहा है वाइल यू आर स्टडिंग इन द क्लासरूम, तो आप एक बिहेवियर पोर्ट्रे करेंगे विच इज़ प्रोबेबली नॉट लाइक यू. ठीक है, हो सकता है आप एक ऐसा बिहेवियर पोर्ट्रे करें जो सोशली डिज़ायरेबल हो. यू बिकम मोर अटेंटिव इन द क्लास ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट. तो अगर एक ऑब्जर्वर की प्रेजेंस है, उसी चीज़ से जो है रिजल्ट्स कंटामिनेट हो सकते हैं. सो दीज आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड्स. अब कुछ और टेक्निक्स होती हैं बिहेवियरल रेटिंग्स, जैसे कि वो भी एक एग्जाम्पल होता है आपके बिहेवियरल. उसमें व्हाट इज़ डन इन बिहेवियरल रेटिंग्स, यूजुअली इसको एजुकेशनल या इंडस्ट्रियल सेटिंग में यूज़ किया जाता है. और बिहेवियरल रेटिंग्स उन लोगों से ली जाती है हु नो द असेसी इंटीमेटली एंड हैव इंटरैक्टेड देम विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. असेसी कौन होता है? असेसी इज़ द पर्सन whose personality we are trying to understand about. ठीक है, जिस इंसान की पर्सनालिटी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, दैट पर्सन इज़ द असेसी. तो बिहेवियरल रेटिंग्स उन्हीं लोगों से ली जाती है जो उस असेसी को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसके साथ इंटरैक्ट भी कर चुके हैं, राइट. So an attempt is to put individuals into certain categories in terms of their behavioral qualities. तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए आई विल गिव अ बिहेवियरल रेटिंग्स फॉर्म टू मे बी योर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आपको इंटीमेटली जानते हैं, वो आपके साथ इंटरैक्ट भी कर चुके हैं काफ़ी वक्त तक. तो उस दोस्त को मैं आपको वो फॉर्म दे दूँगी, या फिर आपके किसी टीचर को जो आपको पिछले 2-3 क्लासेस से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, राइट. नाउ इन दैट द पर्सन हु इज़ फिलिंग आउट द बिहेवियरल रेटिंग्स फॉर्म, उसको ये बोला जाता है कि आपके जो असेसी हैं जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनको कुछ कैटेगरीज में प्लेस करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट बिहेवियरल क्वालिटीज़ दे हैव. ठीक है, अब ये कैटेगरीज अलग अलग नंबर्स की भी हो सकती है या फिर डिस्क्रिप्टिव टर्म्स की कैटेगरीज भी हो सकती है, राइट. अब इसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं. लिमिटेशंस क्या होते हैं? हैलो इफेक्ट, मिडिल कैटेगरी बायस एंड एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस. ये 3 लिमिटेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना. तीनों के डेफिनेशंस, हैलो इफेक्ट, मिडिल कैटेगरी बायस एंड एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस. अगेन दिस इज़ योर होमवर्क नंबर 2. पहला होमवर्क मैंने दिया था कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन आपको देखना है नोट्स में से. ये आपका दूसरा होमवर्क है. वही सेम नोट्स का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, उस नोट्स में जाएंगे, आप खोलेंगे बिहेवियरल रेटिंग्स के सेक्शन पे आके इन तीनों की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से वहाँ पे दिया गया, एक्सप्लेन किया गया है. यू विल अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन, राइट. कुछ नहीं समझ आता तो देन यू कमेंट, यू रीच आउट बाय इंस्टाग्राम और ईमेल, कैसे भी आप रीच आउट करो, अपने डाउट्स क्लियर करो, राइट. बट दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ. ठीक है. फिर एक दूसरा टेक्निक होता है नॉमिनेशन. इट कैन बी यूज्ड विद पर्सन्स हु हैव बीन इन लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन एंड हु नो ईच अदर वेरी वेल. तो थोड़ा बहुत सिमिलर है क्राइटेरिया, राइट. ईच पर्सन इज आस्क्ड टू चूज 1 or more persons ऑफ द ग्रुप विद whom they would like to work, study और play. तो ये बोला जाता है कि ग्रुप में जो लोग हैं उसमें से आप किसी एक या किसी 2 लोगों को चूज़ कर सकते हो with whom you would like to either work, you would either like to study, play, या कोई भी जो एक्टिविटी है वो आप उस इंसान के साथ करना चाहते हो, राइट. अब द पर्सन दे में ऑल्सो भी आस्क्ड टू स्पेसिफाई द रीज़न कि भाई आपने उसी पर्टिकुलर इंसान को उस पूरे ग्रुप में से क्यों चूज़ किया फॉर विद यू टू वर्क, स्टडी एंड प्ले, राइट. दे कैन ऑल्सो भी आस्क्ड टू स्पेसिफाई द रीज़न, हाउएवर इट इज़ नॉट कंपल्सरी. नाउ द नॉमिनेशंस रिसीव्ड, दीज नॉमिनेशंस आर एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी एंड बिहेवियरल क्वालिटीज़ ऑफ द पर्सन. ठीक है, इन नॉमिनेशंस को एनालाइज किया जाता है, बट अगेन सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इज़ दैट इट कैन बी अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस. जो एनालिसिस होता है नॉमिनेशंस का वो पर्सनल बायसेस की वजह से अफेक्ट हो सकता है, राइट. देन वी हैव सिचुएशनल टेस्ट. सिचुएशनल टेस्ट में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड जो सिचुएशनल टेस्ट है वो है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट. What it does is it requires a person to perform a given task with other people. ठीक है, होता क्या है कि एक इंसान को, जिसे हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, जिसकी पर्सनालिटी हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान को एक टास्क करने के लिए बोला जाता है
along with other people, और जो दूसरे लोग हैं उनको पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है दैट यू हैव टू बी नॉन कोऑपरेटिव, यू हैव टू इंटरफेयर एंड यू डू नॉट हैव टू लेट द पर्सन परफॉर्म द टास्क. ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई उस इंडिविजुअल के लिए. सो दिस इज़ अ सिचुएशन दैट हैज़ बीन गिवन विच इज़ स्ट्रेसफुल. Then a verbal report is obtained on what the person was asked to do, whether the person was able to do it nicely or not, what were the experiences of the person, right? अब इस सिचुएशन को रियलिस्टिकली क्रिएट किया जा सकता है या फिर एक वीडियो प्ले के थ्रू भी क्रिएट किया जा सकता है, राइट? सो दिस इज सिचुएशनल टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि इंसान को किसी एक सिचुएशन में डालते हैं टू टेस्ट दैट एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी. उसमें से सबसे वाइडली यूज है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, राइट? So with this, congratulations, we have completed chapter number 2 of your class 12th NCERT Self and Personality. ठीक है, chapter 2 आपका complete हो चुका है. 3 पार्ट्स थे, पार्ट 1, पार्ट 2 आई होप आपने ऑलरेडी देख लिया है. ये पार्ट 3 है. अब जो डिटेल्ड नोट्स हैं इस चैप्टर के, उसके हैंड रिटन डिटेल्ड नोट्स का PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. आप प्लीज़ अपना होमवर्क भी सही से कीजिएगा. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल येट, तो इट विल बी अ ग्रेट ऑनर इफ़ यू वुड सब्सक्राइब टू इट. एनकरेजमेंट मिलता है अगर आप नीचे कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको लग रहा है, whether you are finding the videos useful or not. You can also check out my handle और Instagram, और जो वेबसाइट है माइंड रिव्यू की, उस पर बहुत जल्द आपके लिए डिजिटल नोट्स भी आने वाले हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा MCQ टेस्ट भी आने वाले हैं. तो मेक श्योर आप इस वेबसाइट को भी फॉलो करते रहें. सो टिल देन, हैव अ गुड डे एंड स्टडी वेल. बाय बाय.